खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। पिछले चंद हफ्तों से एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड दुनिया की सियासत में नज़र आ रहा है। एक के बाद एक राइट विंग गवर्नमेंट्स जो हैं वो या तो इलेक्शन हार रही हैं या उनमें उनको इलेक्शन में वो जीत नहीं मिल रही जिनका उन्हें ख्याल था। तो जो लोग जमहूरियत में यकीन रखते हैं, जो लोग डिक्टेटरशिप, इंडिविजुअल कल्ट लीडरशिप और इस किस्म की बेहूदगियों से दूर रहना चाहते हैं, उसके लिए ये खुशी की खबर है। हम शुरू करते हैं हिंदुस्तान से। मैंने कल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राहुल गांधी की स्पीच सुनी। बड़ी लंबी स्पीच थी जिसमें उन्होंने जो बेसिक थीसिस पेश किया कि वो जो बीजेपी का हिंदुत्व है वो हिंदुइज्म नहीं है। उनके सोच के मुताबिक हिंदुइज्म वही है जो अकोमोडेटिंग है, जो प्लूरलिस्ट है और जिसके अंदर नफरत नहीं, जिसके अंदर डराना नहीं और ना ही डरना। मैं समझता हूँ वेरी अट्रैक्टिव आइडियाज। उन्होंने कोई 1.5 घंटा ये तकरीर की। मैंने फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी का भी आर्गुमेंट सुना, जो उन्होंने कोशिश की काउंटर करने की और जो उनकी अचीवमेंट्स है उनका जिक्र किया। तो ये एक हेल्दी डेमोक्रेटिक मिलियो एटमॉस्फेयर है। इसमें बीजेपी को, आरएसएस को और सारी कांग्रेस और सारी जो तंजीमें जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में यकीन रखती हैं, उनको इस पे खुशी होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का कह देना कि मेरी तो कोई बायोलॉजिकल ऑरिजिन नहीं है, ये दिस इज ऑल मैग्लोमेनिया। किसी को भी हो सकता है, वो भी तो इंसान है ना। और उनके साथ फिर ये जो एक टोला है, ट्रॉल्स को छोड़ दें, ये जो वीडियो प्रोग्राम बनाते हैं बदमाश, हाँ जी, इनका ना कोई ज़मीर है, ना पढ़ाई लिखाई है, ना इनकी कोई पब्लिकेशन है सीरियस। तो वो लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन कल ये साबित हो गया कि वो जो थी ना कल्ट जो पोजीशन थी मोदी जी की, दैट्स ओवर। इट विल नॉट वर्क। इंडियन पीपल और जो मेजॉरिटी हिंदू हैं उन्होंने उसको नहीं माना। तो ये एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है कि ये एक हेल्दी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की निशानी है कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन हो और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो। मोदी जी आने वाले वक्त में अगर लोगों की खिदमत करेंगे तो फिर शायद वोट उनको ही मिलता रहे। लेकिन ऑपोजिशन जिस तरह अपने वो पोजीशनिंग की है राहुल गांधी ने, दैट वाज एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव। अब हम इस इलेक्शन को यहाँ पे छोड़ देते हैं, हम आ जाते हैं यूके के इलेक्शन में। ऋषि सुनक एज प्राइम मिनिस्टर वाज अ डिजास्टर। हाँ जी, ये वैसे मेरे खिलाफ अब बकवास शुरू कर देंगे। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हिंदुस्तान में किसी फॉरेनर को हमने कभी हुकूमत नहीं आने दिया, यानी सोनिया गांधी नो नेवर। लेकिन ऋषि सुनक के लिए ये पता नहीं क्या क्या वो कर रहे थे। बट सुनक से कंजर्वेटिव्स ने वो हरकतें करवाई जो शायद वो करते हुए खुद शर्माए। यानी कि हम ये जो है इमिग्रेंट्स, इनको हम रवांडा भेज देंगे। यार कोई अकल की बात है? तो वहाँ पे लेबर जो है बहुत मजबूती से आई है और कंजर्वेटिव पार्टी का इतना बुरा रिजल्ट शायद कभी भी नहीं आया, ये कहा जा रहा है। तो ये एक और ट्रेंड है जिस पे हमारे जैसे डेमोक्रेट्स को, मैं अपने आप को लेफ्ट सोशल डेमोक्रेट समझता हूँ। एक ज़माने में मैं मार्क्सिस्ट था, लेकिन तब भी मैं ह्यूमन राइट्स का कायल था। मैं ये डॉगमेटिक जो है ना वो पोजीशंस उसके कभी नहीं मैंने माना। हाँ जी, तो अब तो ये पोजीशन है कि लिबरल वैल्यूज़ भी बड़ी
इम्पॉर्टेंट हैं डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन इंसाफ के लिए स्टेट का काम भी बड़ा लाजमी है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो अब लेबर पार्टी आ गई है, और ये लेबर पार्टी, खैर देखेंगे कि ये जो है यूक्रेन की जंग में क्या ये वही पोजीशन लेते हैं जो बाकी ये यूरोपियंस ले रहे हैं, या ज़रा मुख्तलिफ। और गाज़ा की बॉम्बिंग में और इसराइल की जो सपोर्ट पहले थी, क्या उसमें भी कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं? दिस विल बी अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड। अब हम आ जाते हैं फ्रांस में। पहले राउंड में जो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में लगा कि ये तो जो एंटी इमिग्रेशन रेसिस्ट पार्टी है वो ही आगे आ रही है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे एक ख़ास सिस्टम है तो किसी को ऐसी मेजॉरिटी नहीं मिली, इसलिए दूसरे राउंड में मैक्रोन की पार्टी और ये जो हैं लेफ्ट की पार्टी जिन्होंने मिलके जो परफॉर्मेंस की है, उससे वो राइट विंग फिर बाहर रह गए हैं। तो फ्रांस का जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो एक कोलिशन का ही प्राइम मिनिस्टर मुझे लगता है, जिसमें कम से कम राइट विंग पार्टीज जो हैं वो नहीं होंगी। अ, अब हम आ जाते हैं अ, ये ये तीन इलेक्शन जो हैं, ये लगता है कि जो राइट विंग की हवा चली थी ना, हाँ एक फाइनल जो थोड़ा सा आपको सोचने के लिए मैं बताना चाहता हूँ। अमेरिका के अंदर अगर डोनाल्ड ट्रम्प आ जाते हैं तो शायद इंटरनली यूएस की डेमोक्रेसी के लिए वो प्रॉब्लम है, बिकॉज इज टू मच इनटू बिजनेस एंड वो सारा कुछ। और एक, हाँ जी, और ये ग्लोबल वार्मिंग और इस पे उनकी पोजीशन बहुत दकियानूसी है। लेकिन ही सेज कि आई ब्रिंग टू एन एंड द वॉर इन यूक्रेन, और मैं उसका बहुत बड़ा हामी हूँ। क्या वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके टू स्टेट का जो फार्मूला है इसराइल और फ़लस्तीनियों के जेन्युइन अमन में रहने का, क्या वो उसके लिए काम कर सकेंगे? या कि जैसे वो पहले कोशिश थी कि नहीं, शॉर्ट ऑफ टू स्टेट वी विल गिव यू दिस गिव यू दैट, वो नहीं चलेगा। इतने लोग मारे गए हैं, ये ज़ाया नहीं जाएगी जान। तो लेट्स सी कि अमेरिकन इलेक्शन में रिजल्ट क्या होता है। बाइडन हैज़ बीन अ टोटल फेलियर फॉर मी, कुछ भी नहीं अचीव किया। लेकिन जो अमेरिका में रहते हैं मेरे दोस्त, मेरे साथी, उनकी पोजीशन और हो सकती है, क्योंकि डेमोक्रेट इस तरह एंटी इमिग्रेशन नहीं होते जैसे शायद रिपब्लिकन जो हैं वो तो बिग मनी के साथ ही होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की खबर है कि इंडियन डेमोक्रेसी दोबारा जिंदा है। पार्लियामेंट में डिबेट होता है, दोनों साइड्स एक दूसरे को कन्फ्रंट करती हैं। तो वहाँ पे ये नहीं होगा कि प्राइम मिनिस्टर विल ऑलवेज बी एब्सेंट, उन्हें अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा और वहाँ पे आना पड़ेगा। तो मैं मॉडर्न इंडिया के फाउंडर्स की जो फार साइटेडनेस है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, और जवाहरलाल नेहरू जी ने जो 17 साल में डेमोक्रेसी को कंसोलिडेट किया और अपोजिशन को उसका पूरा रोल दिया, वो अगर दोबारा वापस इंडिया में आ जाए तो वो शायद पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छा मॉडल है। पाकिस्तान फ़िलहाल तो वो क्या कहते हैं यार, बस डे टू डे एडहॉकिज्म का ही शिकार है। अबाउट दैट आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट, इट्स पॉइंटलेस। So thank you very much, friends. I thought I will make a video on this uh, a heartening series of events. Thank you so much.